सच कहा है किसी ने, वक्त का पहिया हर तरफ घूमता है, ऊंट पालना है तो दरवाजा बड़ा रखो। मैं पिछले 10 सालों से ओमान में मजदूरी कर रहा था। एक दिन हमारा मालिक हमारे पास खड़ा था और अम्मी की बार बार कॉल आए, मैं नंबर बिजी कर दिया करूं। हमारी कंपनी में काम के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करना सख्ती से मना था और तब हमारा मालिक ओमान का शेख मेरे बिल्कुल ही पास खड़ा था। अगर वो शेख मेरा मोबाइल देख लेता तो वहीं तोड़ देता। जब भी अम्मी की कॉल आए मैं जल्दी से जेब में हाथ डालूं और कॉल बंद कर दूं। मुझे समझ न आए कि क्या करूं, कैसे कॉल सुनूं। मैं दुआएं करूं घर खैरियत हो, अल्लाह करे। उससे एक दिन पहले मुझे अम्मी ने बताया था कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि घर कोई सीरियस मसला है। मैंने मालिक से बहाना लगाया कि सर वॉशरूम जा रहा हूँ। वॉशरूम में आकर मैंने अम्मी को कॉल बैक की, लेकिन अम्मी ने कॉल अटेंड न की। मैं मजीद परेशान हो गया। फिर थोड़ी ही देर बाद अम्मी की कॉल आ गई। वो ही हुआ जिसका डर था। मैंने जैसे ही कॉल उठाई अम्मी गुस्से से बोली, कहती है मैं कब से कॉलें कर रही हूँ, कहाँ थे। मैंने बताया कि अम्मी हमारा मालिक हमारे सर पर खड़ा था और हम सब लोग काम कर रहे थे। अम्मी कहती है चलो ठीक है तुम काम करो, लेकिन आज शाम तक 1 लाख रुपए घर जरूर भेज देना। मैंने कहा अम्मी 5 दिन पहले ही तो मैंने सारे पैसे घर भेज दिए थे, अब महीना पूरा होगा तो तब तनख्वाह मिलेगी फिर भेज दूंगा। अम्मी कहती है नहीं शाम तक लाजमी भेजो। मुझे हैरानगी इस बात पर आ रही थी कि पहले कभी अम्मी ने ऐसे लहजे में मुझसे बात नहीं की थी। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ, अचानक कितने पैसों की जरूरत पड़ गई है। अम्मी कहती है बेटा आपके मामू की बेटी की शादी है, आपका मामू रात हमारे घर आया था और पैसे मांगता था, कहता था हमारी मदद कर दो। अम्मी ने मजीद कहा कि बेटा वो भी हमारे बहुत काम आता है, मजबूरी है बेटा। मैंने अम्मी की बात सुनकर कहा कि चलो अम्मी कुछ करता हूँ। अम्मी कहती है बेटा लाजमी कुछ करना। मैंने कॉल बंद की और अफसुर्दा सा चेहरा लेकर वापस काम पर आया। मेरे पास पैसे तो बिल्कुल नहीं थे। मैं तो जिस कंपनी में काम करता था उसी के मेस से रोटी खाकर गुजारा कर रहा था। ना फ्रूट खाता था ना ही दिन के वक्त ब्रेक करता था। परदेश काटना कितना मुश्किल है कोई परदेसी ही समझ सकता है। मेरी सेहत भी कमजोर सी हो गई थी। बाकी सब लोग मजे से दोपहर के वक्त पकौड़े समोसे और फ्रूट चाट खाते थे। मैं अपने साथियों को झूठ बोल देता कि मेरा रोजा है। मालिक ने मुझे नोट किया कि जब से मैं वॉशरूम से वापस आया हूँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो मेरा मालिक मुझे कहता है वॉशरूम से क्या करके आए हो, मुंह लटकाया हुआ है, और हंसने लग गया। फिर वो सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लग गए जैसे दोस्त साथी क्या करते हैं। किसी को क्या खबर कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। खैर मैंने सब बर्दाश्त कर लिया और चुप हो गया। हमारा मालिक ओमान का शेख जब वापस जाने लगा तो मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे एडवांस सैलरी चाहिए। वो पूछता है कि बताओ कितने पैसों की जरूरत है। मैंने कहा सर 1 लाख। कहता है सोच लो जब तक पैसे पूरे ना हुए मैंने घर नहीं जाने देना, बेशक जितनी बड़ी आपके घर इमरजेंसी भी हो गई। क्योंकि वो लोग पाकिस्तानियों पर ज्यादा एतबार नहीं करते थे। मेरे 1-2 दोस्त एडवांस पैसे लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे, इसलिए वो मालिक मुझसे कंफर्म कर रहा था कि कहीं मैं भी एडवांस पैसे लेकर भाग न जाऊं। मैंने कहा कि सर मैं आपको अपनी गारंटी देता हूं, अपने पैसे पूरे करके जाऊंगा, लेकिन अब घर पैसों की बहुत जरूरत है। उसने कहा चलो शाम को मैं अपने सेक्रेटरी से कह दूंगा आपको पैसे मिल जाएंगे। शाम हुई तो मैंने सेक्रेटरी से घर पैसे ट्रांसफर करवा दिए। सुबह फिर अजीब वाकया हुआ मेरे साथ। अम्मी की कॉल आई कि बेटा वो पैसे तो आपके मामू को दे दिए हैं, अब आपकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी दवाई लेनी है, कुछ पैसे और भेज देते तो। मैंने कहा अम्मी ये परदेश है, मुझे रात ही बता देती एक ही दफा अपने मालिक से लेकर दे देता, अब बार बार पैसे मांगता अच्छा लगूंगा। अम्मी कहती है देख लो बेटा जैसे आपकी मर्जी। मैंने सोचा कि मेरा बाहर रहकर इतने पैसे कमाने का क्या फायदा अगर मेरी बीवी मेडिसिन भी न ले सके। मैंने फिर फोन किया मालिक को कि सर 20,000 और चाहिए, काइंडली पैसे अगर मिल जाएं आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो मालिक कहता है ठीक है ले लो पर अपना वादा याद रखना। मैंने कहा ओके सर डोंट वरी। मैंने पैसे घर भिजवा दिए। अगले दिन फिर अजीब किस्सा। शाम को वापस आया तो बीवी की कॉल आई, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तुम अगर घर नहीं आ सकते तो पैसे ही भिजवा देते। मैंने कहा कि पैसे तो अम्मी को भेज दिए हैं। वो कहती है अच्छा पता करती हूँ। मेरी बीवी परेशान सी हुई और कॉल बंद कर दी। मैंने जल्दी से अम्मी को कॉल मिलाई तो उसका नंबर बंद जा रहा था।
अब्बू को कॉल की तो वो कहता है, बेटा कैसे हो, कुछ पैसे ही घर भेज देते, मेरे कुछ काम रह रहे थे, पैसे ना होने की वजह से काम अधूरे पड़े हैं, मैं परेशान कि मैं परदेश मजदूरी करता हूँ, पैसे नहीं बनाता हूँ। मैंने कहा पैसे तो अम्मी को भेज दिए थे। अब्बू गुस्से से बोला कि बेटा ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है जिसे तुम आंखें बंद करके पैसे सेंड कर देते हो। वो तो मुझसे नाराज होकर अपने वालिदैन के घर चली गई। मैं हैरान हुआ कि ये क्या बात हुई, सगी माँ नहीं है, क्या मतलब आपका? इस बात पर अब्बू ने कॉल काट दी। मैंने अपनी बीवी को कॉल की, उसने आहिस्ता से कहा, हेलो इरशाद। मैंने कहा अभी तक दवाई क्यों नहीं ली? कहती है ले लूंगी शाम तक। मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे एक बात बताओगी? कहती है हाँ पूछो। मैंने पूछा कि अब्बू को कॉल की थी मैंने, वो मुझे कह रहे थे अपनी माँ को किससे पूछकर पैसे सेंड करते हो, वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है, इसका क्या मतलब है? बीवी टाल मटोल करने लगी। मैंने कहा बात पूरी बताओ। फिर बीवी ने ठंडी सांस ली और जो राज की बातें बताने लगी, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। कहती है कि एक दिन आपकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी और पैसे भी घर में नहीं थे और आपने भी 2 दिन पहले सारे पैसे घर भेज दिए थे, तो हमने जिस जिसके पैसे उधार देने थे वापस कर दिए थे और हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। हम जब अस्पताल आपकी अम्मी को लेकर गए तो डॉक्टर ने कुछ हमें मेडिसिन लिख कर दी और कहता है ये बाहर से ले आओ, सरकारी अस्पताल की फार्मेसी पे ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। आपके अब्बू कहते हैं कि इरशाद को फोन करता हूँ वो हमें पैसे भेजे क्योंकि इस वक्त हम इमरजेंसी में हैं, इस वक्त हमें कोई उधार पैसे नहीं देगा। तो आपकी अम्मी ने रोक दिया। कहती है मेरे बेटे को तंग ना करो, जो इधर से दवाई मिलती है ले लो। और इरशाद बेचारा प्रदेश में बैठा है, परेशान होगा। इसी दौरान दोबारा डॉक्टर आकर पूछता है कि क्या बना, दवाई मंगवाई? आपका मरीज सीरियस है, अगर दवाई ना आई तो बचना मुश्किल है। आपके अब्बू बाहर गए लेकिन पैसे अरेंज ना हो सके। आखिर अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसके कहने के मुताबिक हमने आपको कॉल पैसों की खातिर ना की और हमारी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। ये कहते हुए मेरी बीवी रोने लग गई। मैंने पूछा कि कितना अरसा हो गया है और मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं प्रदेश में हूँ तो क्या मैं घर का फर्द नहीं रहा? आप लोग जो भी करते हैं मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन अगर इतना बड़ा साहनिया हो गया था तो मुझे बता ही देते, मैं अपनी वालदा का आखिरी दीदार तो कर लेता। मैं रोता रहा। मेरी बीवी कहे कि बस अब चुप करो, बर्दाश्त करो। प्रदेश रहने वाले बहुत से रिश्ते खो देते हैं, प्रदेश बंदे के अजीज रिश्ते खा जाता है। मैंने गुस्से से कॉल बंद कर दी। उस रात मैं सो न सका, रोता रहा और खुद से कहता रहा माँ इसीलिए तुम ख्वाब में भी नहीं आती, इसीलिए कि आपका बेटा परेशान ना हो। माँ अब मुझे सब पता चल गया है कि तुम इस जहान में नहीं हो, ख्वाब में ही अपना चेहरा दिखा जाया करो। लेकिन ख्वाब तो तब आता अगर मैं सोता। मैंने तो सारी रात जाग कर गुजार दी थी। खैर सुबह मैं काम पर चला गया। मेरे साथ जो हुआ दिल दहला देने वाला था। नींद पूरी ना होने की वजह से मेरा हाथ मशीन में आ गया, हाथ की दरमियाना उंगली कट गई, लेकिन मैं रो रहा था। अम्मी को याद करके मुझे पता ही न चला। एक मजदूर ने मेरे हाथ की तरफ देखा तो भागा, एम्बुलेंस मंगवाई। वो बड़े एडवांस लोग हैं, एम्बुलेंस कंपनी के साथ ही खड़ी होती थी। मुझे फौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने पट्टी बांधी और आंखों को देखकर कहता है तुम क्या करते हो? मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं करता, बस कंपनी में काम करता हूँ। वो कहता है इसे काम से निकाल दो, ये इस काबिल नहीं है कि मशीनरी पर काम करे। मेरे मालिक को जब ये बात पता चली तो वो मेरे पास आकर कहता है पैसे एडवांस लेने हो तो बहुत तमीज और समझ वाले बन जाते हो, जब काम की बारी आए तो उंगली कटवाली के काम न करना पड़े। अब क्या करूं तुम्हारा? अभी दरमियान में एक ही दिन गुजरा है, 1,20,000 तुम्हें दिए हैं। वो नाराज होकर चला गया। मैंने सोचा कि अब घर जाने का क्या फायदा, मेरी दुनिया तो चली गई इस दुनिया से। मैंने 3 दिन रेस्ट किया, फिर काम पर आ गया। मालिक मुझे देखकर दूसरी तरफ चला जाए कि मुझसे अब रहम की उम्मीद न रखे कहीं। मैं दिन रात मेहनत किया करूं और महीने बाद सिर्फ 20,000 अपनी बीवी को भेज दिया करूं। बीवी खुद ही घर संभाले और अब्बू को भी वही खर्चा दिया करे। मैं घर वालों से ज्यादा बातचीत भी न किया करूं। कुछ दिन गुजरे, मेरा मालिक मेरे पास आया, कहता है उंगली ठीक हो गई तुम्हारी? मैंने कहा सर उंगली रहती तो ठीक होती। वो कहता है ओह अच्छा। फिर कुछ दिन गुजरे, मालिक मेरे साथ पहले की तरह हो गया। एक दिन मालिक ने हमें डिनर पर बुलाया। खाने के दौरान कहता है मैं बिजनेस के सिलसिले में दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, कंपनी लगानी है वहाँ, तुम में से कौन है जो मेरा सेक्रेटरी का ओहदा संभाल सकता है? सबने हाथ खड़े कर दिए सिवाय मेरे। मालिक ने मेरी तरफ देखा और कहता है जिसके हाथ की उंगली नहीं है, जिससे पूरा
काम भी नहीं होता। उसने हाथ खड़ा नहीं किया, बाकी सब लोग तैयार हैं जो बिल्कुल काम के लिए फिट हैं। मैंने कहा सर, मांग कर ओहदा लेना मुनासिब नहीं लगता। मालिक इस बात से खुश हुआ। उसने मुझे कंपनी का CEO बना दिया और खुद दूसरे मुल्क चला गया। मैंने सब वर्करों को दोपहर की ब्रेक अपनी तरफ से करवानी शुरू कर दी। वो सब बहुत खुश हुए और दिल लगाकर मेहनत करने लग गए। 6 महीने बाद जब मेरा मालिक आया तो देखकर हैरान रह गया। कहता है 15 महीनों का काम 6 महीने में कैसे खत्म करवा लिया? तुम तो बड़े काबिल इंसान हो। कहता है अपनी स्ट्रेटजी मुझे भी बताओ। मैंने कहा सर, दोपहर की ब्रेक मेरी तरफ से सबको फ्री थी। हर बंदे का एक दिन का पाकिस्तानी 100 रुपया बचता था, इसलिए ये लोग मेहनत करने लग गए। कहता है फिर वो 100 रुपया तुम कहाँ से देते हो? मैंने कहा सर, अपनी सैलरी से। वो बड़ा मुतासिर हुआ। कहता है यार कितने कमाल आदमी हो। फिर कहता है तुम्हें पता है कि मैंने दूसरी कंपनी पाकिस्तान में बनाई है, अब तुम वहाँ जाकर संभालोगे, मैं यहाँ रहूंगा, मेरा घर फैमिली इधर है, तुम पाकिस्तान जाओगे, वहाँ सब संभालोगे, तुम्हारा घर भी वहाँ है। मैं बहुत खुश हुआ और अगले दिन मेरी पाकिस्तान की फ्लाइट बुक करवा दी। मैं जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा, एक डबल केबिन मुझे रिसीव करने आई हुई थी। मैंने जब एयरपोर्ट से निकलते देखा तो एक औरत मेरी अम्मी की तरह हूबहू खड़ी थी और पैसे मांग रही थी। मैंने सोचा माँ जैसी है, इसको साथ बिठाता हूँ, माँ बनाकर अपने घर रखूंगा। मेरी अम्मी तो रही नहीं। मैं जैसे ही घर पहुंचा, अब्बू मुझे देकर चुप गए। मेरी बीवी आई मेरे पास और आकर उस औरत को मिली, हाल वाल पूछा और फिर हमें चाय पानी पिलाया और कहती है अम्मी तुम्हारे पास चली गई थी। मैं ऐसे ही झूठ बोलती रही कि अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मैंने कहा सच में ये मेरी माँ है? वो औरत बोली तुम इरशाद हो? मैंने कहा जी। फिर कहती है बेटा मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ये घर छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी और ये वाली तेरी दूसरी माँ रोज नए कपड़े और महंगे खाने खाती थी। मैंने सोचा कि मेरा बेटा मजदूरी करता है, मैं उस पर बोझ न बनूं, लेकिन तुम तो अफसर बनकर आए हो। फिर मैंने अम्मी को गले लगाया। मैंने कहा अम्मी अब हमारी सियालकोट में एक कंपनी है, वहाँ मैं खुद मालिक बनकर रहूंगा। 12 साल हो गए मुझे प्रदेश में। सियाने कहते हैं 12 साल बाद तो रूड़ी की भी सुनी जाती है। 12 साल ही रांझे ने भैंसें चराई थी। 12 साल बाद इंसान को मंजिल लाजमी मिल जाती है। मैंने बहुत मेहनत की प्रदेश में और मेहनत का फल मिल गया मुझे। किसी से 2 नंबरी नहीं की। जिससे वादा किया वादा निभाया भी। एक वादे ने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर वालिद साहब आए मुझे मिलने। मैंने वालिद साहब को माफ कर दिया, अम्मी ने भी माफ कर दिया। मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि अब्बू क्या कह रहे थे उस दिन कि अम्मी सगी नहीं है? फिर मेरा वालिद मुझे सुनाने लग गया कि बेटा मैंने झूठ बोला था कि आपकी वालदा इस तरह बीमार हुई थी और वो इस दुनिया में नहीं रही। मैंने आपको नहीं बताया कि आप परदेश हैं, आप परेशान होंगे, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन दूसरी शादी करके बहुत तंग हुआ हूँ। मैंने कहा कि ठीक है दूसरी शादी आपका हक है, लेकिन कुरान पाक में आता है अगर इंसाफ कर सको तो शादी करो, 2-2, 3-3 या 4-4, लेकिन आपको इस तरह मेरी वालदा से नहीं करना चाहिए था। मेरी वालदा कहती है बेटा मैंने माफ कर दिया है, सब्र का फल मीठा होता है, जिस सब्र की वजह से ही हमें बहारें मिली हैं। अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। अब हम इलीट क्लास की जिंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि मेहनत, सब्र और वादा निभाना ऐसी आदत हैं जो आपको मजदूर से मालिक बना सकती हैं। अगर परदेश में हो, दुनिया के जिस भी कोने में हो, तो हौसले बुलंद रखो, एक दिन मंजिल मिलेगी। अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लर्न सबक को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।